क्वांटम मैकेनिक्स है क्या और फिजिक्स में ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी और हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, जानेंगे आज के इस क्लास में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 11th केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में। और आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है यह है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के जानकारी लेने से पहले हमको क्वांटम मैकेनिक्स के नॉलेज के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स के नॉलेज होना जरूरी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमने अब तक जो पढ़ा है इसके बारे में जानते हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि यदि कोई पार्टिकल है और ये जो है एक निश्चित समय में इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम मान लो mv रहा हो। मोमेंटम मतलब होता है संवेग, तो संवेग क्या रहा होगा इसका mv। तो उस टाइम फ्रेम में इसका जो पोजीशन होगा इसको हमने माना x नॉट होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या कहा गया है कि इसका जो वेलोसिटी या फिर इसका जो मोमेंटम है यानी कि इसका जो संवेग है और इसका जो स्थिति है यानी कि पोजीशन, ये दोनों क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे यानी कि निश्चित होंगे, डेफिनेट होंगी, डेफिनेट होगी। ये कहा था हमको क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब इसके कुछ समय बाद आते हैं डी ब्रॉगर नाम के हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहता है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है वो भी हाई वेलोसिटी के साथ, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहता है, उसके साथ एक तरंग संलग्न रहता है और इस तरंग को उन्होंने एक मैटर वेव नाम दिया था। उस तरंग को इन्होंने एक मैटर वेव नाम दिया था। हिंदी में कहें तो इनको द्रव्य तरंग नाम दिया गया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि पार्टिकल यदि मोशन करेगा हाई वेलोसिटी के साथ तो उसके साथ क्या होगा, एक वेव एसोसिएटेड रहेगा, तरंग संलग्न रहेगा और ये हर एक पार्टिकल के साथ रहेगा। अब यदि आप पार्टिकल का पोजीशन मापना चाहेंगे तो कैसे मापेंगे, यहाँ तो उसके साथ एक वेव भी है, तो उसकी यदि आप वेलोसिटी मापना चाहोगे तो उसका आप पोजीशन मेजर नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके साथ एक क्या है, वेव। और वे क्या, वेव यानी कि जो तरंग है ये क्या होता है, हर एक स्थान पर पाया जाता है। तो आप ऐसे कैसे कहोगे कि यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इन सब के बारे में इन्होंने एक बात कही कि जो हमारा मैटर वेव है इसके आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम मानते हैं कि पोजीशन को आप एकदम एक्यूरेट मेजर कर पा रहे हैं तो आप उसका पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है यानी कि अनिश्चितता है उसको हम डेल एक्स मानते हैं। और यदि हम उसके संवेग को मेजर कर लेते हैं तो उसके एक्यूरेट मेजर के लिए हम यदि कहें कि उसके जो संवेग है उसमें अनसर्टेनिटी यदि डेल पी हो तो ये लेस देन और इक्वल होता है किसके, h/4π के। और इसी को हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो डी ब्रॉगली ने जो बातें कही थी ये बहुत ही मतलब 100% ट्रू थी और ये हर एक छोटे पार्टिकल के साथ लागू होता था। हर एक पार्टिकल के साथ ये लागू होता था कि जब भी कोई पार्टिकल गति करेगा हाई वेलोसिटी के साथ तो उसके साथ एक तरंग संलग्न रहेगा और उस तरंग को हम मैटर वेव नाम देंगे और उसका आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। ये हमको हाइजेनबर्ग ने कही थी। अब ये बात हमको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बताती है। तो छोटे पार्टिकल जितने भी होते हैं जिसका वेव बिहेवियर होता है यानी कि तरंग की तरह व्यवहार करते हैं उनके साथ जो डील करता है उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिसको आप सूक्ष्म कण भी कहते हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करता है। ये उसके पार्टिकल नेचर को तो बताता ही है, साथ ही साथ उसके वेव नेचर को भी क्या करता है, बतलाता है। तो ये 100% ट्रू था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। जबकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स कभी भी पार्टिकल के वेव नेचर को नहीं बतलाता है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ ये डील नहीं करता था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरीके से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए फेल हो चुका था। तो अब जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे तो उनके साथ जो डील होगा उसको हम कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स के रोल में हम यदि बात करें तो दो वैज्ञानिकों का नाम बहुत ही ज़्यादा आता है। एक है हमारे हाइजेनबर्ग, जिसको आप वर्नर हाइजेनबर्ग कहते हो, एक थे हमारे व्यक्ति हाइजेनबर्ग जिसका साइंटिस्ट नेम, जिन्होंने अपना क्या दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था।
अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। एक थे इरविन श्रोडिंगर, एक थे हमारे इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने हमको अपना एक वेव इक्वेशन दिया था जिसके सॉल्यूशन से, जिसको यदि आप सॉल्यूशन कर लिए, यानी कि जिसका जो सॉल्यूशन था हाइजेनबर्ग अनिश्चितता। तो इरविन श्रोडिंगर जिनका जो व्यक्ति थे, यानी कि जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने वेव के पोजीशन और उसके मोमेंटम दोनों के बारे में एक इक्वेशन दिया था जिसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। तो उसके बारे में हम जानने से पहले समय से थोड़ा पीछे चलते हैं। कितना पीछे चलें? तो डी ब्रॉय के समय में चलते हैं। तो डी ब्रॉगली ने, यानी कि जिसको आप डी ब्रॉय भी कहते हो, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि यदि कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगा। मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम है ये p है, मान लेते हैं इसका मोमेंटम क्या है, p है, और इस तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना है, लैम्डा है। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा था, लैम्डा इज इक्वल टू होगा h/p, जो h होगा वो प्लांक कांस्टेंट होगा और p जो होगा वो क्या होगा, मोमेंटम होगा, और लैम्डा जो होगा इस वेव का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। इस डी ब्रॉगली के कथन को बाद में हमारे डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया। इनकी एक थ्योरी थी, इनको प्रैक्टिकली या फिर कह सकते हो एक्सपेरिमेंट में सिद्ध किसने किया था, प्रूफ किसने किया था, डेविसन और जर्मर दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के बारे में बतलाया था दुनिया को अपने एक्सपेरिमेंट से। साथ ही साथ एक और व्यक्ति थे हमारे जीपी थॉमसन, इन्होंने भी क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बतलाने का प्रयास किया था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा डी ब्रॉगली के कथन को सिद्ध किया गया। ये 100% ट्रू था हर एक कंडीशन में। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि हम यदि मानते हैं कि पार्टिकल यदि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल यदि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो वेव था इसको यदि हमने कैलकुलेट किया, इसके वेव को हमने, वेव के जो तरंग संचरण का जो वेग था, तरंग संचरण का जो वेग था, तरंग संचरण मतलब तरंग किस वेग से आगे बढ़ रहा है, तरंग संचरण का अर्थ है कि तरंग किस वेग से आगे बढ़ रहा है। इसको जब हमने मेजर किया तो ये तो हमको पार्टिकल के वेग से आधा निकल करके आया। v था पार्टिकल का वेव और v/2 था तरंग संचरण, यानी कि तरंग जिस गति से आगे बढ़ रहा था उसका। अब इस स्थिति में बातें ये आई कि सर यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है एक्चुअली में होता है, ये ऐसा ही होता है। बीएससी में आप इसके ज़्यादा कैलकुलेशन के बारे में समझोगे कि ये कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, इसके बारे में अभी क्लास 11th में, तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो पार्टिकल तो आगे निकल जाएगा और तरंग कैसे पीछे छूट जाएगा। पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे निकल जा रहा है, तरंग से दुगना स्पीड से भाग रहा है, तो तरंग और वेव दोनों साथ जा रहे थे, तरंग और वेव कहता हूँ, तरंग और पार्टिकल दोनों क्या हो रहे थे, साथ भाग रहे थे। अब यदि हम कहें कि पार्टिकल जो है वो तो v वेलोसिटी से जा रहा है और वेव जो है वो v/2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पर जो वेव है ये क्या हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा, और जो पार्टिकल है ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का ही ये आंतरिक गुण है, कौन, हमारा वेव। पार्टिकल का ही आंतरिक गुण कौन है, हमारा वेव। तो दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। तो इस प्रॉब्लम के कारण इसका जो थ्योरी था ये थोड़ा सा क्या हो गया, फेल हुआ। फेल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की जरूरत थी। यदि फेल होता तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये कभी भी सत्य नहीं होता, लेकिन ये हमारा सत्य हुआ। इसको प्रूव भी किया कौन है, दो वैज्ञानिक हमारे डेविसन जर्मर और जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन नेचर को बताया। तो इनके सॉल्यूशन के बारे में जो बताया उन्होंने था वो कौन थे, हमारे इरविन श्रोडिंगर। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो, तो आगे बढ़ते हैं हम, मैं मिटाता हूँ इन सबको। तो बाद में इसके बाद जो हमारे डी ब्रॉगली के जो तरंग सिद्धांत है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक थे उनके बाद आए कौन, इरविन श्रोडिंगर। इनके जो थ्योरी थे, इनके जो इक्वेशन थे, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स का रीढ़ का हड्डी कहते हैं। इनके वैज्ञानिक, इस वैज्ञानिक के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके एक्सपेरिमेंट्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स के रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ कि इसको कैसे समझा जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स को। तो इन्होंने क्या किया, उसके किसके, डी ब्रॉय के वेव को, डी ब्रॉगली वेव जिसको मैटर वेव भी आप कहते हो, इनके वेव को उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया। इन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाइड किया
और इसको मॉडिफाइड करने के बाद उन्होंने बताया कि इनका जो तरंग सिद्धांत है ये एक्चुअली में तरंग ना होकर के ये एक वेव फंक्शन है। वेव ना होकर के वो क्या है, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन जिसको आप हिंदी में तरंग फलन कहते हो, तरंग फलन कहते हो। और इसका जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही सिंपल नहीं था, ये बहुत ही क्या था, कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। इसका जो सॉल्यूशन है ये क्या था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जटिल, जिसको हिंदी में क्या कहते हो, जटिल था। तो ये जो वेव फंक्शन है ये क्या था, एक तरंग फलन जो था, ये इसका जो सॉल्यूशन था ये क्या था, बहुत ही जटिल था। इसका जो वैल्यू आ रहा था इसको सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर एक आई नाम का एक फंक्शन आता है जिसका वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 आप कभी जानेंगे नहीं कि ये क्या होता है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसका कैलकुलेशन आप बहुत इसके इक्वेशन को किसके, इरविन श्रोडिंगर के इक्वेशन को, किसके, इरविन श्रोडिंगर के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, यानी कि अवकल समीकरण भी कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। और इसी का जो सॉल्यूशन है ये हमको वेव फंक्शन के बारे में बतलाता है, वेव फंक्शन के बारे में बतलाता है, साथ ही साथ हमको पार्टिकल के स्टेट के बारे में बताता है, स्टेट ऑफ पार्टिकल, यानी कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की कहते हैं जी, पार्टिकल किस अवस्था में है, कहाँ पर घूम रहा है, किस वेग से घूम रहा है, किस कक्षा में घूम रहा है, इन सब के बारे में एक संभावना को बताता है। एग्जैक्ट जानकारी नहीं कह रहे हैं, एक संभावना को बतलाता है। किनके बारे में कह रहे थे हम, स्टेट ऑफ पार्टिकल के बारे में बतलाता है कि वह किस वेग से किस कक्षा में कहाँ पर कैसे घूम रहा है, इसके बारे में बतलाता है। स्टेट ऑफ पार्टिकल के बारे में बताता है, पदार्थ कहते हैं यार, कण की अवस्था को बतलाता है, कण की अवस्था को बतलाता है। किसका, तरंग, इरविन श्रोडिंगर के अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है, यानी कि उसका जो हल है वो वेव फंक्शन और कण की अवस्था के बारे में बतला रहा है कि कण किस वेग से कहाँ पर कैसे घूम रहा है। और केवल ऑर्बिटल में नहीं, केवल उन्हीं ऑर्बिटल में नहीं, उसके आगे और भी कोई ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, उसको घूम रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके इक्वेशन के बारे में जो हम बात करते हैं तो इसको हम वेव फंक्शन को हम यहाँ पर साइन करके दर्शाते हैं। ये जो है ये क्या है, एक साइन कहते हैं इसको। ये जो साइन है ये क्या बतलाता है अपने को, वेव फंक्शन को बतलाता है। और ये जो साइन स्क्वायर है ये हमको क्या बतलाता है, तरंग फलन, यानी कि तरंग के पाए जाने की प्रायिकता के, तरंग के या तरंग जिसको आप कण भी कह सकते हो, कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है, संभावना, मैक्सिमम प्रायिकता जिसको कहते हो, अधिकतम प्रायिकता को बतलाता है, अधिकतम प्रायिकता को बतलाता है, ठीक है। कण के पाए जाने की कहाँ पर, ऑर्बिटल में, कहाँ पर, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल उसी स्थान को कहा जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बतलाएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम इरविन श्रोडिंगर के इक्वेशन के बारे में समझाएंगे आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो डिटेल एनालिसिस है ये आगे के कक्षाओं में किया जाता है, इस कक्षा में नहीं करते हम। आगे हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे। क्वांटम नंबर से हम हेल्प लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कैसे और कितने वेलोसिटी से घूम रहा है और कहाँ पर ज़्यादा स्थायी होगा और कहाँ पर अस्थायी होगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे इसको शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ये फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करता है। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।